नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम 2022 में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम में स्टार्टअप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे युवाओं को सीएम ने प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया। स्टार्टअप कार्यक्रम में सीएम धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिन युवाओं के माध्यम से स्टार्टअप के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। युवाओं को हर क्षेत्र में काम करने का अवसर अगर किसी ने दिया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड स्टार्टअप ग्रांट की पुरस्कार धनराशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख किए जाने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप का मासिक भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किए जाने की घोषणा और एसटी विकलांग के लिए भत्ता 20,000 मासिक किए जाने की भी घोषणा की है। इस मौके पर उत्तराखंड में स्टार्टअप से जुड़े युवाओं ने अपनी अपनी राय भी रखी है। नहीं, देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल फॉर वोकल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रम शुरू किए हैं, स्टार्टअप इंडिया। तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं। आगे और अच्छा काम करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने। इम्पैक्ट की बात करें तो हम लोग क्या 1500 से ज़्यादा जो कुम्हार लोग हैं, जो सिर्फ जिनका रोजगार चलता था मटका सुराही बना के या कुल्हड़ बना के, तो आज उनको निरंतर रोजगार मिल रहा है। सबसे ज़्यादा कुल्हड़ हम लोग दुनिया में यूज़ करें, 4.5 लाख कुल्हड़ एक दिन में हम लोग चाय बेचते हैं। इम्पैक्ट की बात करूं तो हमारे साथ में जो सबसे पहले लड़का था जिसने आया था, मनोज, अनाथ है वो। आज उस अनाथ लड़के के पास में, जो मनोज है, उसके पास में आज उसका खुद का बंगला है, गाड़ी है और अभी वो यूएस का हम लोग उसका वीज़ा लगा रहे हैं, यूके का, तो वहाँ जा रहा है वो। तो जब अपने स्टार्टअप की काम करने की हमने जब ठानी तो हमने सबसे पहले चुना कि हम क्यों ना उत्तराखंड ही जाएं। और हमारा प्रयास यही है कि उत्तराखंड के छोटे छोटे जो गांव हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में रोजगार हम उत्पन्न करें। ये हमारा सबसे पहला प्रयास है। और उसके बाद अगर हम बात करें सरकार की मदद की, तो स्टार्टअप उत्तराखंड ने हमें बहुत मदद की है। न केवल ये एक प्राइज के रूप में जो चेक इस समय हमारे सामने है, ये एक मात्र महज एक अमाउंट है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत मदद करी है, हमें बहुत कुछ समझाया है, शुरुआत से लेके ए से लेके जेड तक। तो जब मैं अपने एजुकेशन में था, बेसिकली एचआरआर यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन हुई है, तो जब मैं अपने स्कूल में था, अपने कॉलेजेस में जब आया, मैंने बीसीए एमसीए किया, तो मैंने देखा कि सब कुछ मैन्युअली हो रहा है, वहाँ पे सारा ही काम मैन्युअली हो रहा है। तो मैंने स्टार्ट करा अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से। तो पहले मैंने अपने कॉलेज को एक एप्लीकेशन बना के दी, जिसमें कि जितना भी एडमिशन प्रोसेस है और जितना भी उनका स्टूडेंट से रिलेटेड पूरा जो ऑटोमेशन है वो सारे सीआरपी के थ्रू करा। फिर बेसिकली स्कूल्स ने बच्चों को पढ़ाया भी और बच्चों के रिजल्ट्स, एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए, बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करा, बच्चों से फीस भी ली। तो बेसिकली हमारा ईआरपी में 30+ मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि सारे ही डेली ऑपरेशनल टास्क जो है वो स्कूल्स के होते हैं। मेरा स्टार्टअप जो है वो जो हमारी स्मॉलेस्ट सिटीज़ हैं, Tier 3, Tier 4, लाइक खटीमा, नानामता एंड सितारगंज, वहाँ पे हाइपर लोकल डिलीवरीज का हम लोग का मेन जो है स्टार्टअप है। अभी लास्ट मंथ हम लोगों ने 1 करोड़ का GMV क्रॉस किया है, यानी उस एरिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस दिया है। जिसके बाद जो लोगों को लगता था कि उस एरिया में कौन ही यूज़ करेगा डिलीवरी सर्विसेज को, कौन ही मंगाएगा, बट हम लोगों ने इस चीज़ को ये साबित किया कि हर जगह पे स्कोप अवेलेबल है और हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और जल्दी से जल्दी, जैसे सर ने कहा, पहाड़ों में और इन एरियाज़ में जहाँ पे बड़ी कंपनियां नहीं जा रही हैं, हम लोग वहाँ जाके ये सारी रुद्रपुर के एक निजी होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जरिए जो लेखा जोखा पेश किया गया था वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश का कूल पैड व्यक्ति तकरीबन 95,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। बीजेपी सरकार ने जनता से जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया है। इस सरकार में सिंचाई, विकास कार्य, बिजली कटौती, किसान, छात्र, बिजनेसमैन आगे भटक गई है सरकार। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बुधवार को कद्दावर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के
अलायंस कॉलोनी के आवास पर पहुंचे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी के साथ अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि राजकुमार ठुकराल जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि राजकुमार ठुकराल से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं और वो अपने छोटे भाई से मिलने यहां आए हैं। राजकुमार ठुकराल ने अभी फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन करने की बात से इनकार किया है और कहा है कि वो मार्च में कोई फैसला लेंगे। को सम्मान देते हैं, आदर हम लोगों ने हमेशा आदर दिया है, चाहे मैं कहीं भी रहा हूँ। और मुझे आकर बहुत अच्छा लगा है, शांति मिली है, सुकून मिला है और उनके दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले हैं। ऐसे में जब एक कार्यकर्ता के रूप में और मेरा भी दायित्व है कि मैं कांग्रेस को मजबूत करूँ, कांग्रेस को खड़ा करूँ, कांग्रेस को स्थापित करूँ और सबको साथ लेकर चलूँ, परिवार को एकजुट करने की कोशिश करूँ। और वही काम मैंने पिछले 40 वर्षों में किया है। चलिए अब खबर रुद्रपुर से है, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के पखवाड़े पर यानी 23 जून से 16 जुलाई तक हरेला का पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश के कोने कोने में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ट्रांजिट कैंप में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पौधे लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर कोने में हरेला पर्व विधिवत रूप से संपन्न होगा। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी जगहों पर वृक्षारोपण किया जाएगा और ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को बीजेपी ने समर्पित किया है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर वृक्षारोपण किया गया और लोगों को जागरूक किया गया वृक्षारोपण करने के लिए। 23 जून से 16 जुलाई तक कार्यक्रम चलेगा। बलिदान दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सभी उन्हें याद कर रहे हैं। फिलहाल यहां वृक्षारोपण कर उन्हें उनकी जयंती मनाई गई, उन्हें याद किया गया और लोगों को वृक्षों के प्रति, पौधों के प्रति जागरूक किया गया। हरेला का त्यौहार लगभग 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाता है और 16 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष 7 जुलाई को हरेला बोया जाएगा और 16 जुलाई को इसको काटा जाएगा। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई है और जो जनहानि को महसूस किया है, उसको देखते हुए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान दिवस है, इस पूरे पखवाड़े को यानी 23 जून से लेकर 16 जुलाई तक हरेला का त्यौहार। हरिद्वार के कनकल स्थित निर्मल अखाड़े में अखाड़ा परिषद की बैठक हुई, जिसमें मां काली का मामला जमकर गूंजा। बैठक में पहुंचे कई अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने काली प्रतिमा को सिगरेट पिलाने का विरोध किया और इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की सरकार से मांग की है। संतों का कहना है कि ऐसी कोशिशें करके हिंदू धर्म को न केवल बदनाम किया जा रहा है, बल्कि समाज को सांप्रदायिकता की आग में धकेला भी जा रहा है। लिहाजा इसके निर्माताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाने की सरकार से मांग की है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और हमारे हिंदू देवताओं के ऊपर जो चित्र बना करके, जैसे माता जी का एक चित्र आज मैंने देखा है टीवी में, कल काली माई का एक प्रतिमा का वो दिखाया गया सिगरेट पीते हुए, तो ये हिंदू धर्म के देवताओं का अपमान जिन्होंने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं और शासन को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई।
रुद्रपुर में रेड लाइट से लगने वाले जाम से अब निजात मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। दरअसल पुलिस ने जहां दीनदयाल चौक की रेड लाइट बंद कर दी तो अब इंदिरा चौक पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद शुरू की गई है। वहीं समस्या से कैसे निजात मिले, इसको लेकर उधम सिंह नगर की एसएसपी ने खुद मौके पर जाकर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान एनएच के अधिकारियों से रोड निर्माण के साथ बिजली विभाग के पोल शिफ्ट करने और नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए ताकि कोई दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण न कर सके। तो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जाम से अब निजात मिलेगी। रेड लाइट की वजह से यहां पर जाम की स्थिति बन जाती थी, लेकिन फिलहाल रेड लाइट को हटा दिया गया है और अब लोगों को जाम की समस्या से यहां फिलहाल दो चार नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे इंदिरा चौक में हमने ट्रैफिक लाइट शुरू किया है और आपको सबको पता है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़क है। उत्तराखंड में इतना चौड़ी सड़क कहीं नहीं है जितना यहाँ पे इंदिरा चौक में है, परंतु हमारा यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी सारे काम की आवश्यकता है, जैसे कि हमारा पोल्स को शिफ्ट करने का और क्या बोलते हैं कुछ जगह पे नाली के पीछे को एरिया को क्लियर करने का। इसी बिहाफ में आज हमने ज्वाइंट निरीक्षण किया है। तो आपको बता दें कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहां पर जाम की स्थिति बन जाती थी रेड लाइट की वजह से, फिलहाल यहां से रेड लाइट को हटा दिया गया है ताकि लोगों को समस्याओं का सामना न करने पड़े और अब उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना फिलहाल नहीं करना पड़ेगा। में एक बार चला जाए काशीपुर जिले में इन दिनों देह व्यापार खुले कैफे में अवैध रूप से जारी है। पुलिस ने इन कैफे संचालकों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बाजपुर रोड के एक मॉल के कैफे में छापेमारी कर कई जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति से पकड़ा और वही अचानक हुई पुलिस की इस कार्रवाई से वहां मौजूद प्रेमी जोड़े समेत कैफे में मौजूद संचालक और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिस को लगातार कैफे में चल रहे देह व्यापार की शिकायतें मिल रही थीं, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने इन कैफे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब ये कार्रवाई की और आगे भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। देह व्यापार का भांडाफोड़ किया, जहां पर कई कैफेज में देह व्यापार किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने छापेमारी की और कई युवक और युवतियों को यहां से गिरफ्तार किया है। लगातार पुलिस इस तरह की छापेमारी कर रही है, जहां पर इस तरीके से देह व्यापार का काम चल रहा है। फिलहाल पुलिस को सूचना मिली थी काफी समय से कि यहाँ पर इस तरह के कार्य होते हैं, देह व्यापार होता है। फिलहाल पुलिस ने सूचना मिलते ही गंभीरता से इस मामले को देखा और इस मामले में गिरफ्तारी भी की। आपको बता दें कि कई युवक और युवतियों को पुलिस ने वहां पर हिरासत में लिया वहां से।
ये प्रिया मॉल है काशीपुर में। इसमें काफ़ी समय से शिकायत आ रही है कि मतलब इल्लीगल तरीके से यहाँ पर केबिन चलाए गए हैं, कैफ़े के नाम से रेस्टोरेंट खोले गए हैं या खाने पीने को लेकर के वहाँ पर अधिकांश जो है पर्दे लगा करके जोड़े बैठाए जाते हैं और जहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहा है। काफ़ी समय से हम इसमें रेकी कर रहे थे और इसमें आज हमने यहाँ छापामारी करी थी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और जो संयुक्त यहाँ के काशीपुर के हैं और कटोरा की इंचार्ज के सबने मिल करके छापामारी की। तो बादशाह एक कैफ़े है, इसमें 3-4 जोड़े हमें उसमें मिले हैं आपत्तिजनक स्थिति में और आपत्तिजनक सामान भी हमें मिला है इनके खिलाफ। चलो ये अब खबर हरिद्वार से है, जहां आम के बगीचे में आम भरवाने की मजदूरी के बहाने एक महिला की जंगल में ले जाकर गैंगरेप उससे किया गया। ये मामला सामने आया है। पीड़िता ने सिटकुल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं सिटकुल पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस अब आरोपियों को खोज रही है। मजदूरी के बहाने महिला से गैंगरेप किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाने में आकर के सूचना दी कि 3 व्यक्ति पीरू, बाजिद और अब्दुल ने उसको जो है आम चुगने के लिए दिहाड़ी पे ले गए अपने साथ तथा जंगल में ले जाकर के उसके साथ बलात्कार किया तथा वहीं छोड़ करके भाग के आ गए। इस सूचना पर थाने में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और अभियुक्तों को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं जेल भेजने के। जबरदस्ती बलात्कार करा इन्होंने तीनों ने मेरा, और मैं वहाँ से अकेली चली। थोड़ी दूर चल के देखा तो मैंने 2 डंगर वाले डंगरों को चुगा रहे थे। 2 डंगर वाले डंगरों को चुगा रहे थे। वो बोला कि क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा ऐसा घटना हुई मेरे साथ। वे भी सीधे हट गए इस मामले को देखकर। अब थोड़ी दूर में चली तो वहाँ गुज्जरों का डेरा है। उन्होंने मेरे को वहाँ बैठा कर पानी पत्ता पिलाया, क्योंकि मेरे को तो सांस बहुत रुक रुक कर आ रहा था। कम से कम बिना तो 2 किलोमीटर मैं भागी वहाँ से। मैं वहाँ से आकर भाग के मैं सिक्की थाने आई और थाने में मैंने इनके नाम से मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में हेतमपुर के एक मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से करंट की चपेट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात 1 बजे जब ये दंपत्ति अपने घर में सोए हुए थे, इस दौरान मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का एक तार टूटकर इनके घर के ऊपर गिर गया, जिससे बिजली करंट की चपेट में आने से फूल सिंह की मृत्यु हो गई। रात में ही परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन पर इसकी सूचना दी, लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर हमारे गांव में एक बाग पर बिजली की लापरवाही से एक तार टूटा है और तार टूटने से एक आदमी की डेथ हो गई है। जैसे कि तार टीन पर गिरा, उसने खड़का सुना तो अपना गेट खोला और तुरंत वो वहाँ पर नीचे गिर गया, उसकी डेथ हो गई है। 1 बजे तार टूटा, यहाँ हम सब सो रहे थे, हमें पता नहीं है तार टूट गया। लड़कियों ने अंदर से आकर हमें उठाया, क्योंकि आग लगी। तो हमने देखा उठ के, तो मेरे घर वाले के ऊपर भी तार पड़ा। अंदर मेरे भांजा था, ननद का लड़का, वो भी अंदर करंट से मारा गया। हम घर में अंदर गए, सारे घर में करंट फैल रहा, हम खाट पर चढ़ गए जब हमने जान बचाई अपनी। रात इसमें जो तार में आग लगी, वहाँ से 1 बजे जो है पूरी मतलब यानी बाहर सो रहे थे हम, कुछ अंदर सो रहे थे, मेरे ऊपर तार गिरा हुआ। मैं जो दवा ली, जो मच्छरदानी थी उसमें रुका है तार, और जो अंदर सो रहे थे हमारा जो है भांजा, वो मारा गया रात बिजली से, मतलब बिजली करंट से मर गया। हरिद्वार में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन मेले से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहा है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने धर्मशाला और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में मेले के दौरान आने वाली समस्याओं और
कांवड़ियों को असुविधाओं से बचाने की योजनाओं पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से व्यापारियों से खाने पीने की वस्तुओं की निर्धारित रेट लिस्ट लगाने और बिना आईडी के किसी को कमरा न देने के लिए अपील की गई है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए बनाए गए ट्रैफिक प्लान में भी स्थानीय लोगों और व्यापारियों में से सहयोग मांगा है, जहां होटल और धर्मशाला संचालकों ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग करने की बात कही है। होटल एसोसिएशन, धर्मशाला एसोसिएशन, व्यापार मंडल के लोगों के साथ एक बैठक की थी। बड़े अच्छे ही माहौल में वार्ता हुई है। 2-3 चीज़ों का हम लोगों द्वारा उनसे अनुरोध किया गया है, उस पर उनकी सहमति भी रही है कि वो जो भी हमारे कांवड़ यात्रा के दौरान लोग आएंगे, एक तो खाने पीने के सामान की रेट लिस्ट उनकी फिक्स होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी उनके धर्मशाला में या होटल में रुकेगा, अनिवार्य रूप से उनके आईडी प्रूफ के बिना उनको रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है कि नहीं, इसका हम लोग अक्षरशः। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में यहां पर मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल भीमताल मास्टर प्लान को लेकर बैठक आयोजित की गई। नैनीताल भीमताल और यहां पर निकटवर्ती क्षेत्र की अमृत उपयोजना के अंतर्गत महायोजना की तैयारी को लेकर कई विभागों के स्टेक धारकों के साथ मंडलायुक्त ने बैठक की। आपको बता दें कि नैनीताल भीमताल का GIS आधारित मास्टर प्लान नागपुर की संस्था मेसर्स क्रिएटिव संकल्प कर रहे हैं। वहीं संस्था के शहर नियोजक देवांग पांडे ने PPT के माध्यम से महायोजना को विस्तार से जानकारी दी। महायोजना की विस्तार से जानकारी दी। इससे भविष्य में विभाग की भूमि संबंधी आवश्यकताओं को वर्तमान में ही आरक्षित कर लिए जाएंगे, जिससे आवश्यकता के अनुरूप सुविधाओं को लेकर यहां पर चर्चा हुई। इसरो के द्वारा जो सही कह रहे हैं, जो नैनीताल का मास्टर प्लान है पुराना, ये 2011 में एक्सपायर हो चुका है। अब नए मास्टर प्लान पे तैयारी चल रही है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो अपने इनपुट्स दें और जो संबंधित लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, जिनके लिए मास्टर प्लान बन रहा है, यानी कि नैनीताल के लोग हैं, इसमें अलग अलग यूनियंस हैं, व्यापार मंडल हैं, होटल एसोसिएशन है, टैक्सी यूनियन, उनके भी इनपुट्स होंगे। उसकी तो अगली बैठक होगी, ये पहली डिपार्टमेंट वाली। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्र।